हमारा जो आज का लेक्चर है बेटा वो है स्वरित बायोडाटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। कि जब भी आपको रोजगार संबंधी आवेदन पत्र लिखना है तो कैसे लिखना है, और जब भी आप अपना रिज्यूम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो है किन किन बातों का रिज्यूम प्रिपेयर करवाते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हाफ 3-4 पेजेस जो है हमारे हो चुके थे इस लेसन के। अब हम आगे देखते हैं। तो सबवृत या बायोडाटा क्या होता है बेटा? जो आपका रिज्यूम है वो होता है आपका सबवृत या बायोडाटा। तो इसमें जो है क्या है कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे इन्होंने एक उदाहरण के द्वारा जो है लेसन में समझाया है कि जो नरेंद्र है वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनना चाहता है, लेकिन वो जहां भी अपना बायोडाटा देता है तो वहां से ही या तो नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है या आता ही नहीं है। तो ऐसे में जब नरेंद्र के चाचा जी आते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि जो है रिज्यूम या सबवृत या बायोडाटा जो है किस प्रकार का होना चाहिए। और जो उनके चाचा जी हैं वो मानव संसाधन विभाग में काम करते हैं। और नरेंद्र जो है उनके सामने बताता है कि जो भी है जिनकी भी पहचान होती है या जो पैसे देते हैं रिश्वत देते हैं उनके काम बन जाते हैं, और बाकी उन्हें कोई नहीं पूछता उन जैसों को। तो फिर जो है उनके चाचा जी जो है क्या बताते हैं रिज्यूम के बारे में। तो लास्ट में देखिए वो क्या कहते हैं इस पेज के। बेटे, इसी बात ऐसी बात नहीं है। जब नरेंद्र उनको कहता है कि जिनकी पहुंच होती है या जिनके पास पैसा है रिश्वत देते हैं या अपने रिश्तेदार या भाइयों को ही लगवा लेते हैं। तो इस बात को सुनकर उसके चाचा जी कहते हैं नरेंद्र के, बेटा ऐसी बात नहीं है। जिस तरह तुम्हें अपनी मनचाही नौकरी की तलाश है उस बेटा एडवर्टाइजमेंट है मनचाही जो है नौकरी की जरूरत होती है, वैसे ही कंपनी को भी मनचाहे जो है उम्मीदवार की जरूरत होती है। और मगर उनकी समस्या यह है कि वे जब भी कोई विज्ञापन निकालते हैं उनके पास सब रितों का ढेर लग जाता है कि वैकेंसियां तो 500 होती हैं और जो है रिज्यूम 5 लाख भी आ जाते हैं, 5,000 भी आ जाते हैं, 50,000 भी आ जाते हैं। तो ऐसे में कोई किसी भी कंपनी के लिए क्या यह संभव है कि वो सारे रिज्यूमों को चेक करे? जो उसे अच्छे लगेंगे वही जो है वो उनको ही कॉल कर देंगे। हर किसी को बुलाए बुलाए और उनका साक्षात करे। 5 पदों के लिए अधिक से अधिक 50 उम्मीदवारों को ही बुलाया जा सकता है। ये 50 उम्मीदवार सबवृत के आधार पर ही चुने जाते हैं कि जिनका बायोडाटा बहुत अच्छा होता है उनको जो है कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। नरेंद्र आश्चर्यचकित होकर बोला कि यानी साक्षात्कार के बाद तो 10 में से एक को चुना जाता है, लेकिन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना ज्यादा कठिन है। 100 में से एक उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए चुनते हैं। सवृत्त के आधार पर शेष 99 के हाथ निराशा ही लगती है। चाचा जी बोले, हाँ बेटे, ऐसा ही है। हो सकता है उस 99 में कई ऐसे भी उम्मीदवार हों जो चुने गए उम्मीदवारों से अधिक योग्य हों, मगर चूंकि उनके सवृत्त अच्छी तरह बने हुए नहीं होते इसलिए वे पूछे पीछे छूट जाते हैं। तो चाचा जी क्या बताते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो रिज्यूम है वही अच्छी तरह नहीं बना होता, इसी कारण जो है कोई भी कंपनी जो है कॉल नहीं करती। नरेंद्र को यह बात बड़ी चौंकाने वाली लगी। चाचा जी बोले, तुम मार्केटिंग की को अपना करियर बनाना चाहते हो, मगर नौकरी की तलाश भी एक प्रकार की मार्केटिंग ही है। इसमें तुम अपने ग्राहक को प्रेरित करते हो कि वह तुम्हारे प्रतियोगियों की तुलना में तुम्हें पसंद करे। जिस प्रकार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए निर्माता लुभावने विज्ञापनों का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार उम्मीदवार के लिए भी यह जरूरी है कि वह अपना सबृत सुंदर और आकर्षक बनाए। तो नरेंद्र के चाचा जी क्या बताते हैं बच्चों कि जिस प्रकार
कोई भी कंपनी जो है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आपने देखा होगा कि कितनी सुंदर-सुंदर एडवर्टाइजमेंट देती है। तो उसी प्रकार जो है हमारा जो रिज़्यूम है वो भी जो है सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। अब चाचा जी, एक संवृत की तुलना हम उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से कर सकते हैं कि जो हमारा रिज्यूम होता है वो हमारा दूत होता है, हमारा प्रतिनिधित्व करता है, हमारे बारे में बताता है। जिस प्रकार एक अच्छा दूत या प्रतिनिधि अपने स्वामी का एक सुंदर और आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार एक अच्छा संवृत नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। एक अच्छा संवृत किसी चुंबक की तरह होता है जो नियुक्तिकर्ता को आकर्षित कर लेता है। नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ संवृत निर्माण की कला में निपुणता भी आवश्यक है। देखिए क्या कहना चाहता है नरेंद्र का चाचा जी कि भाई आपके अंदर क्वालिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यदि आपका रिज्यूम अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं है तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी। ध्यान रहे पहली लड़ाई तो तुम्हारा संवृत ही तुम्हारे लिए लड़ता है। यानी कि पहली लड़ाई जो है हमारा रिज्यूम ही हमारे लिए लड़ता है। तो इस लड़ाई में जीतने के बाद ही खुद लड़ने की बारी आती है। अगर संवृत कमजोर हुआ तो लड़ाई शुरू में ही खत्म हो जाती है। यानी कि अगर आपका संवृत अच्छा नहीं है तो आपको कोई भी जो है इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करेगा। नरेंद्र चाचा जी की बातों से अत्यंत प्रभावित हुआ। वह अपने कमरे में जाकर अपना संवृत ले आया और उसे चाचा जी को देते हुए बोला, चाचा जी, क्या कमी है मेरे संवृत में? चाचा जी ने संवृत अपने अनुभवी नजर दौड़ाई और परखा, फिर बोले, तुम्हारा संवृत सही तरीके से नहीं बना है। इसमें कमियां ही कमियां हैं। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं और इसलिए यह कह सकता हूं कि अगर तुम्हें साक्षात्कार का बुलावा मिल जाए तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे व्यक्तित्व में वे सारी खूबियां हैं जो एक अच्छे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में होनी चाहिए, मगर तुम्हारा जो संवृत है वो इतने बुरे तरीके से बना हुआ है कि तुम्हारी गलत तस्वीर पेश करता है और साक्षात्कार की नौबत ही नहीं आने देता। तुम्हें अपना संवृत दोबारा तैयार करना होगा। नरेंद्र को अपनी भूल समझ में आ रही थी। वह बोला, चाचा जी, क्या आप अच्छा संवृत बनाने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे? चाचा जी ने सोफे पर अपनी मुद्रा बदली और बोले, हाँ नरेंद्र, क्यों नहीं, मगर शुरुआत कहाँ से करूं? चलो, इतना तो अब तक तुम्हें भी मालूम हो गया कि संवृत एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। नरेंद्र बोल पड़ा, वाह चाचा जी, एक ही वाक्य में इतनी सारी बातें! वह तो गागर में सागर भर दिया भैया आपने तो। कि भई आपने तो एक ही लाइन में सारी बातें बता दी कि समृद्ध जो है वो कैसा होना चाहिए। तो चाचा जी आगे बोले, हाँ बेटे, समृद्ध के 2 पक्ष हैं। पहले पक्ष में वह व्यक्ति जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएँ संकलित की गई है होती हैं। दूसरा पक्ष उस व्यक्ति या संस्था का है जिसके लिए या जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएँ जुटाई जाती हैं। पहला पक्ष है उम्मीदवार और दूसरा पक्ष है नियोक्ता। तो सच है चाचा जी, किसी भी व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन हर सूचना नियोक्ता के काम की नहीं हो सकती। भाई देखिए क्या कहना चाहते हैं इसमें नरेंद्र के चाचा जी बेटा, ये कहना चाहते हैं कि हमें संवृत 2 चीजों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी क्वालिटीज, जो जिसके लिए संवृत प्रिपेयर हो रहा है। दूसरा, जिस जो नियोक्ता है, जिसके लिए आप जो है संवृत बना रहे हैं, उसको क्या-क्या चीज़ें, कौन-कौन सी क्वालिटी आपकी चाहिए, वो ही क्वालिटी मेंशन हो। यानी कि अदर बहुत ज़्यादा लेंथी या बहुत सारा आपका सब कुछ उसमें मेंशन ना हो। जिन चीज़ों की मतलब नियोक्ता को ज़रूरत है, वो चीज़ें ही उसमें मेंशन हो। और अगर अदर चीज़ें उसमें मेंशन हो गई और जो नियोक्ता को ज़रूरत है, कंपनी को ज़रूरत है जिन विशेषताओं की, वो आपने मेंशन नहीं की, तो आपके रिज़्यूम को देखकर आपको कोई भी कॉल नहीं करेगा। वाह नरेंद्र, तुम तो खासे समझदार हो। कुछ बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, इसमें पहली तो यह है कि संवृत में ईमानदारी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। यानी कि दिखावा नहीं होना चाहिए संवृत बनवाते समय। यह मत भूलो कि नियोक्ता को उम्मीदवारों के चयन का अच्छा खासा अनुभव होता है। गलत या बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों से उन्हें धोखा देने की कोशिश खतरनाक बन सकती है।
क्योंकि जो बेटा उम्मीदवारों का जो चयन करते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, उनको इस चीज का खासा एक्सपीरियंस होता है। इसलिए आप जो है यदि रिज्यूम में बढ़ा चढ़ाकर कोई भी दावा करोगे तो वो गलत है। अगर साक्षात्कार के लिए बुला भी लिया गया तो उस दौरान कलई खुलने का पूरा अंदेशा रहता है। मान लीजिए आपने आपने अपने रिज्यूम में बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कह दी और जब आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो कलई खुल जाती है। कलई खुलना मुहावरा है, भेद खुलना, रहस्य खुलना। ठीक है। मगर इसका यह अर्थ भी नहीं है कि अपनी खूबियां और अच्छाइयां बताने में तुम्हें कंजूसी बरतो। अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर जोर देना तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। नरेंद्र चाचा जी की बातें गौर से सुन रहा था। उसके मन में एक प्रश्न उभरा। चाचा जी, सवृत की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सवृत में आलंकारिक भाषा की गुंजाइश नहीं है कि भाई जो है हमें अलंकार, मुहावरों, इस मुहावरेदार इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो है सवृत में नहीं करना चाहिए। यानी कि भाषा की सुंदरता की तरफ नहीं जाना चाहिए हमें, चाचा जी बताते हैं। तो फिर क्या कहते हैं चाचा जी? ये इसलिए इसकी जो शैली है सरल, सीधी, स्टिक और साफ होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को सारी बातें एक ही नज़र में स्पष्ट हो जाएँ और अर्थ निकालने के लिए दिमाग पर जोर न डालना पड़े। नरेंद्र ने अगला प्रश्न पूछा, क्या सवृत के आकार प्रकार को लेकर भी कोई नियम है कि किस प्रकार का आकार या प्रकार जो है सवृत का होना चाहिए? क्या सवृत के आकार प्रकार को लेकर भी जो है कोई बात है? तो कहते हैं चाचा जी, नरेंद्र को बताते हैं, इसका कोई निश्चित नियम तो नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि सवृत न तो जरूरत से ज्यादा लंबा होना चाहिए और न ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। तो बेटा अभी तक जो है हमने दो तीन बातें जो है सवृत के बारे में पढ़ी हैं। पहली यह है कि जो भाषा शैली है वो अलंकारिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है, सवृत का आकार बहुत ज्यादा लंबा या बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत संक्षिप्त हुआ तो इसमें अनेक जरूरी बातें छूट जाएंगी, और दूसरा यदि ये बहुत लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अनेक पहलुओं को नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन चाचा जी, आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ गुर तो बता ही सकते हैं। बेटे, ध्यान देने की बात यह है कि जब पद बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए उम्मीदवार भी कम होते हैं। मसलन यदि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए विज्ञापन दिया जाता है तो गिनती के लोग ही अपना सवृत भेजेंगे। ये सारे लोग अच्छी योग्यता और व्यापक अनुभव वाले होंगे। अतः इस स्थिति में सवृत यदि 9-10 पृष्ठों का भी हुआ तो उसे ध्यानपूर्वक और बारीकी से के लिए विज्ञापन दिया जाए तो बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे। यहाँ पर यदि सवृत 2-3 पृष्ठ से अधिक लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अपना धैर्य खो देगा। तो चाचा जी तीसरी क्वालिटी क्या बताते हैं बेटा? यदि पद जो है, यदि आपका जो पद है वो बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए सवृत जो है 8-9 पेज का हो सकता है। लेकिन यदि पद आपका छोटा है तो उसके लिए जो है सवृत आपको 2 या 3 पेज का ही बनवाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। यानी मेरी तरह जो कॉलेज से तुरंत निकला है उसका समृद्ध 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। तो क्या है बेटा, देखिए, सबसे पहले कि जो सवृत है उसकी भाषा सरल और सीधी होनी चाहिए, अलंकारिक भाषा नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो सवृत है वो ना तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए। चाचा जी बोले, हाँ, मोटे तौर पर तुम ऐसा मान सकते हो कि एक और बात, सवृत साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए। तीसरी बात क्या बताई बेटा सवृत के बारे में? कि जो है ये कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। व्याकरण संबंधी भूलों को भी दूर कर लेना चाहिए, यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें नहीं होनी चाहिए। ये बातें छोटी लग सकती हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, मगर उम्मीदवार के प्रति विपरीत धारणा उत्पन्न करती हैं। नियोक्ता को ऐसा लग सकता है कि उम्मीदवार या तो लापरवाह है या फिर उसकी शिक्षा दीक्षा ढंग से नहीं है। यानी कि जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए बेटा, लेकिन उसमें जो है
ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, व्याकरण संबंधी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र ने बात को आगे बढ़ाया, चाचा जी शुरू में आपने कहा था कि संवृत व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन है। क्या आप इसे और समझाएंगे? सूचनाओं का सिलसिला किस प्रकार का होना चाहिए? तो देखिए बेटा, जैसे ही इन्होंने मेंशन किया है, सबसे पहले आपका परिचय, अनुभव, योग्यता, विश्वविद्यालय का नाम और परीक्षा वर्ष। ये जो साइड में दिया हुआ है, ये है आपका सीरियल वाइज। नरेंद्र ने बात को आगे बढ़ाया, चाचा जी शुरू में आपने कहा था कि संवृत व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन है, तो वो कैसे है? चाचा जी अपनी अनुभव सिद्ध वाणी में बोले, बेटे संवृत सूचनाओं का एक अनुशासित प्रवाह है, यानी इसमें प्रवाह और अनुशासन दोनों ही होने चाहिए। तो क्या बताते हैं चाचा जी कि जो हमारा संवृत है उसमें प्रवाह और अनुशासन जो है दोनों ही होने चाहिए। प्रवाह व्यक्ति परिचय से आरंभ होता है और शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियों, कार्येतर गतिविधियों इत्यादि पड़ावों को पार करता हुआ अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। संवृत के जो ये अवयव मैंने तुम्हें बताए हैं, वे केवल उदाहरण के लिए हैं, आवश्यकता अनुसार इनमें फेरबदल भी किया जा सकता है। नरेंद्र ने जिज्ञासा प्रकट की कि व्यक्ति परिचय में क्या-क्या बातें होनी चाहिए। तो क्या कहता है कि व्यक्ति जो परिचय जब अपना देता है तो उसमें कौन-कौन सी जो है बातें होनी चाहिए। तो चाचा जी बताते हैं कि जो संवृत है उसमें कौन-कौन सी बातें जो है होनी चाहिए। तो संवृत में जो है संवृत में कौन-कौन सी बातें होनी चाहिए, इसके बारे में चाचा जी बताते हैं। किसको? नरेंद्र को। कि जब हम सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं तो उसमें जो है कौन-कौन सी बातें होनी चाहिए। तो नरेंद्र ने बताया, तो नरेंद्र के चाचा जी ने बताया कि व्यक्ति परिचय के अंतर्गत सबसे पहले क्या आना चाहिए? रिज्यूम में उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल का पता आदि सूचनाएं दी जाती हैं। व्यक्ति परिचय में जन्म तिथि और माता-पिता का नाम अवश्य डालना चाहिए। जिन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं, वहां एक ही नाम के कई उम्मीदवार होते हैं। पिता के नाम और जन्मदिन के आधार पर उनमें आसानी से भेद किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, जब हम अपना परिचय देते हैं तो इस परिचय में क्या-क्या होना चाहिए बेटा आपका? नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, उम्र और पता, आपका एड्रेस और टेलीफोन नंबर और ईमेल। इसके बाद क्या है, वहां एक ही, क्योंकि नरेंद्र ने अगला सवाल उठाया, चाचा जी व्यक्ति परिचय के बाद किस प्रकार की सूचनाएं जो है दी जाती हैं। तो सबसे पहले बेटा आपका अपना परिचय होगा। यदि उम्मीदवार किसी बड़े पद के लिए आवेदन कर रहा है और बहुत अनुभवी है, तो अनुभव की चर्चा व्यक्ति परिचय के तुरंत बाद डाली जा सकती है। यानी कि आपका जो व्यक्तिगत परिचय है उसके बाद क्या डालना है बेटा, आपने एक्सपीरियंस आप डालेंगे। लेकिन तुम्हारी तरह तो जो कॉलेज से तुरंत ही बाहर निकले हैं, उन्हें व्यक्ति परिचय के तत्काल बाद अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित सूचनाएं एक सारणी के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसमें प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री का विवरण, स्कूल या कॉलेज का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, संबंधित परीक्षा का वर्ष, परीक्षा के विषय, प्राप्त अंक, प्रतिशत और श्रेणी का उल्लेख होना चाहिए। अब जो है नरेंद्र ने सवाल किया, पढ़ाई लिखाई या अनुभव की चर्चा तो ठीक है, मगर कार्येतर गतिविधियों की चर्चा क्यों जरूरी है? चाचा जी सोफे पर बैठे बैठे थोड़े बोर हो रहे थे, वे खड़े होकर कमरे में चहलकदमी करने लगे और खिड़की के पास खड़े होकर कहने लगे,
जब नियोक्ता किसी उम्मीदवार को चुनने का निर्णय लेता है तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखता है। कार्येतर गतिविधियों के माध्यम से उम्मीदवार के व्यक्तित्व के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है और पद के लिए उसकी योग्यता को तय करना आसान हो जाता है। मसलन यदि कोई उम्मीदवार अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है तो यह माना जा सकता है कि इसमें टीम भावना अवश्य होगी। यानी कि नरेंद्र पूछता है कि भाई हमें अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा जो दूसरी अ, गतिविधियां हैं उनके बारे में क्यों लिखना चाहिए। तो चाचा जी बताते हैं कि जैसे कोई यदि फुटबॉल का खिलाड़ी है तो उसके अंदर टीम भावना जरूर होगी। तो इसलिए जो है कार्येतर गतिविधियां भी मेंशन करनी जरूरी है। अगर किसी को भाषण या वाद विवाद में ढेरों पुरस्कार मिल चुके हैं तो इससे उनकी वाक पटुता और संभाषण कला का भी पता चलता है। अब देखिए कोई यदि भाषण कला में निपुण है तो उससे उनकी बोलने की चतुराई का पता चलता है। वाक पटुता, बोलने की चतुराई। यदि तुम्हारी ऐसी कोई गतिविधि या हॉबी है जो तुम्हारी उम्मीदवारी को सबल बनाने बनाते हुए तो उसकी चर्चा करना मत भूलना। नरेंद्र बोल पड़ा, चाचा जी, मुझे तो भाषण और वाद विवाद में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। पर्यटन का भी मुझे शौक है। क्या मुझे अपने स्वृत में इसकी चर्चा करनी चाहिए थी? चाचा जी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोले, क्या अब तक तुम इसकी चर्चा करना भूल जाते हो? अगर तुम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद पाना चाहते तो तुम्हारी इस प्रकार की गतिविधियां तुम्हें अन्य उम्मीदवारों से मीलों आगे ले जा सकती हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में वैसे लोग सफल साबित होते हैं जो वाकपटु और जिन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता हो। चाचा जी को अचानक एक और बात याद आई। स्मृति में दो तीन वैसे लोगों के नाम पते भी दिए जा सकते हैं जो उम्मीदवार के रिश्तेदार न हो मगर उनकी योग्यताओं एवं अक्षमताओं से परिचित हों। जिन लोगों का विवरण दिया जाए वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हों। यदि वे उसी क्षेत्र के जाने माने लोग हैं जिस क्षेत्र में उम्मीदवार आवेदन कर रहा है तो यह सोने पर सुहागे वाली बात है। मगर चाचा जी जो उम्मीदवार पहले से कहीं काम कर रहे हैं वे तो इस प्रकार का विवरण आसानी से जुटा सक लेंगे। मगर ये वे क्या करें जो कॉलेज से तुरंत निकले हैं और संबंधित उद्योग या क्षेत्र के लोगों से उनका परिचय नहीं है। चाचा जी का उत्तर था, जो कॉलेज से तुरंत निकले हैं उन्हें अपने प्रिंसिपल या प्रोफेसर के नाम पते देने चाहिए। कॉलेज से तुरंत निकले छात्रों के मामले में नियोक्ता प्रिंसिपल या प्रोफेसर की राय को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इन लोगों ने उम्मीदवार को विद्यार्थी के रूप में कई वर्षों तक नजदीक से देखा परखा है। नरेंद्र की सभी शंकाओं का समाधान हो गया था। चाचा जी को धन्यवाद देते हुए बोला, चाचा जी आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी दी। अब शायद सवृत की जगह वजह से मैं खारिज नहीं किया जाऊंगा। शायद अगली बार मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। चाचा जी मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद इस प्रकार नहीं, पहले मम्मी को चाय के लिए बोलो और आज का अखबार लेकर आओ। मैंने अब तक अखबार नहीं देखा है और हाँ, जब तक मैं अखबार का दैनिक पारायण संपन्न करता हूँ तब तक तुम मुझे अपना एक सवृत बनाकर दिखलाओ। मैं भी तो देखूं कि मेरी बातों का तुम पर क्या असर पड़ा है। अब देखिए बेटा सवृत या बायोडाटा। ये देखिए सबसे पहले है बेटा नाम। एक सवृत या बायोडाटा में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले है नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल। ठीक है बच्चे, ये होगी हमारी व्यक्तिगत जो है विशेषताएं हमारे बारे में। शैक्षणिक योग्यताएं, दूसरा जो पॉइंट है वो है व्यक्तिगत योग्यताएं। तो व्यक्तिगत योग्यताएं, शैक्षणिक योग्यताओं में क्या लिखेंगे बेटा हम? पहले देखो साइड में सबसे पहले है क्रम संख्या, फिर है डिप्लोमा या डिग्री, फिर है वर्ष, किस वर्ष की, और उसके बाद विद्यालय या बोर्ड का नाम, फिर विषय कौन कौन से थे और श्रेणी में कौन कौन सी थी। श्रेणी मतलब आपने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की, सेकंड डिवीजन प्राप्त की या थर्ड जो भी है, और फिर आपकी परसेंटेज है। तो सबसे पहले है 10th है, जैसे 10वीं कक्षा 1997 में राजकीय विद्यालय सीबीएसई 93% से। तो इस प्रकार जो है 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स के बाद एमबीए, जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं इस प्रकार सीरीज में भी मेंशन होती हैं।
अन्य संबंधित योग्यताएं कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और अभ्यास, एमएस ऑफिस तथा इंटरनेट। फ्रांसीसी भाषा का कार्य योग्य ज्ञान, और मुझे जो है फ्रांसीसी भाषा का भी जो है ज्ञान है, मैं इसमें भी काम कर सकता हूँ। फिर आगे क्या दिया है बेटा उन्होंने, उपलब्धियां, कि मैंने कौन कौन सी उपलब्धियां, कौन कौन से पुरस्कार जो है हासिल किए हैं। अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 2001 में, राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता 2002 में प्रथम पुरस्कार, विद्यालय और महाविद्यालय क्रिकेट टीमों का कप्तान जो है मैं रहा हूँ। कार्येतर गतिविधियां और अभिरुचियां, अब जो है इस काम के अतिरिक्त मेरे अंदर और कौन कौन सी रुचियां हैं, किस किस काम में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। तो ये है उद्योग व्यापार संबंधी पत्रिकाओं और अखबारों का नियमित पठन पाठन, कि मैं जो है पत्र पत्रिकाओं को, न्यूज़पेपर को डेली पढ़ता हूँ। देश भ्रमण का भी मुझे शौक है, इंटरनेट सर्फिंग भी मैं करता हूँ, फुटबॉल और क्रिकेट में भी मेरी रुचि है। वैसे सम्मानित व्यक्तियों का विवरण, जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हूँ। श्री जे रामनाथन, निदेशक आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोधी स्टेट, नई दिल्ली। श्री देवेंद्र गुप्ता, प्राध्यापक मार्केटिंग, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजिंग, लोधी स्टेट, नई दिल्ली। तो ये था बेटा बायोडाटा या रिज्यूम या सवृत। चाचा जी ने सवृत पर नजर डाली और संतोष और प्रशंसा के सम्मिलित भाव से मुस्कुराए। थोड़ा विराम देकर वे आगे कहने लगे, अब तुम्हारा सवृत पूरी तरह से तैयार है, इसे सुरक्षित रखो, जब भी आवेदन करना हो इसे भेज दो। हाँ, विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ा फेर बदल किया जा सकता है, यानी कि जोड़ घटाव करना मत भूलना। इसके बाद चाचा जी ने क्षण भर की एक अर्थपूर्ण चुप्पी साधी, फिर बोले, लेकिन नरेंद्र, यह तो आधी ही लड़ाई हुई, आधी तो अभी बाकी ही है। क्या मतलब? नरेंद्र की उत्सुकता बढ़ गई। मतलब यह है कि सिर्फ सवृत्त देने भर से ही काम नहीं चलता, सवृत्त के साथ एक आवेदन पत्र भी लिखना होता है। इस आवेदन पत्र के साथ हम सवृत्त को लगाते हैं और नियोक्ता को उसके विचार के लिए भेज देते हैं। मगर चाचा जी, जब सवृत्त में सारी जानकारी दे ही दी जाती है, तो फिर अलग से आवेदन पत्र लिखने की क्या जरूरत है? भाई, आवेदन किस लिए चाहिए? तो आवेदन पत्र भी जो है जरूरी है। तो जैसे बेटा आवेदन पत्र जब हम लिखते हैं, तो देखिए आवेदन पत्र का नमूना क्या होता है। आवेदन पत्र, देखिए ये है बेटा आवेदन पत्र। देखिए किसको लिखना है, जैसे सेवा में महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग, सेवा में लिखेंगे, फिर महाप्रबंधक लिखेंगे, फिर मानव संसाधन विभाग। प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि आपकी कंपनी को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा सवृत्त इस आवेदन के साथ संलग्न है। इसका अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त उम्मीदवार हूँ। मैं विज्ञापन में आपके द्वारा वर्णित सभी योग्यताओं और अर्हताओं को पूरा करता हूँ, और संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ। तो क्या है बेटा, उसने अपना संपूर्ण विवरण दिया हुआ है कि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, रसायन शास्त्र मेरा जो है प्रिय विषय रहा है। मैंने इस विषय में ऑनर्स के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। मैं आपकी कंपनी की गतिविधियों और उत्पादों के वैज्ञानिक पहलुओं से न केवल पूरी तरह से वाकिफ हूँ, बल्कि उन्हें आपके ग्राहकों के समक्ष
जो है सरल शब्दों में प्रस्तुत करने की भी क्षमता रखता हूँ। मैंने मार्केटिंग में प्रथम श्रेणी में एमबीए किया है और मुझे मार्केटिंग के विभिन्न सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं का पूरा ज्ञान है। मैं लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से स्वयं को अभिव्यक्त करने में सक्षम हूँ। मुझे वाद विवाद और निबंध की अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने विद्यालय और महाविद्यालयों की क्रिकेट टीमों का कप्तान भी रहा हूँ। इससे मेरी टीम भावना और नेतृत्व अक्षमता प्रमाणित होती है। इसके बाद जो है मैं पर्यटन का भी शौक रखता हूँ और लगभग पूरे देश के महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा कर चुका हूँ। मेरी यह प्रकृति पद की आवश्यकता के अनुकूल है। मैं उद्योग और व्यवसाय से जुड़ी पत्र पत्रिकाओं का शौक रखता हूँ। इनके माध्यमों से मैं आपकी कंपनी की गतिविधियों से निरंतर अवगत रहा हूँ कि अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों के अंदर कंपनी की गतिविधियों में व्यापक विस्तार हुआ है। मेरी सूचना के अनुसार कंपनी ने भविष्य के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। मैं महसूस करता हूँ कि ऐसे माहौल में मुझे न केवल अपनी उन्नति और विकास का अवसर मिलेगा, बल्कि मैं कंपनी की उन्नति और विकास में भी योगदान कर सकूंगा। अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करें और मुझे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्त करें। सह धन्यवाद। भवदीय लेफ्ट हैंड की तरफ ही लिखेंगे बेटा, भवदीय नरेंद्र कुमार। तो इस प्रकार जो है हमारा जो बायोडाटा है वो उसके साथ जो है हम ये आवेदन पत्र भी संलग्न करेंगे। उस बायोडाटा के साथ साथ जो है हमारा आवेदन पत्र भी संलग्न होता है। तो ये था आवेदन पत्र लिखने का तरीका। आप अपनी विशेषताएं लिखोगे और बाद में आप कंपनी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और किस प्रकार जो है आप कंपनी की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। तो इस प्रकार एक आवेदन पत्र भी जो है आपको बायोडाटा के साथ संलग्न करना पड़ता है, जैसा कि नरेंद्र के चाचा जी ने बताया है। तो क्या होता है इसके बाद होता है कि अच्छा सवाल है यह भी। तो उन्होंने कहा कि आपको जो है एक आवेदन पत्र भी लिखना होगा। चाचा जी ने कहा किसको? नरेंद्र को। और आवेदन पत्र को जो है बायोडाटा के साथ जो है लगाकर आपने सेंड करना है। यह अच्छा सवाल है। स्वरित तो बना बनाया रखा होता है, विज्ञापन देखा और भेज दिया। अतः सिर्फ स्वरित से यह पता नहीं चलता कि उम्मीदवार पद और संबंधित संस्थान को लेकर कितना गंभीर है। स्वरित की एक कमी यह भी है कि यह सूचनाओं के सिलसिलेवार संकलन के रूप में होता है। इसमें भाषा का या वह व्यक्तिक स्पर्श नहीं आ पाता। दूसरी ओर आवेदन पत्र हर विज्ञापन के लिए विशेष तौर पर लिखे जाते हैं। ये उम्मीदवार के भाषा ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता की भी जानकारी देती हैं। साथ ही यह भी दर्शाते हैं कि उम्मीदवार पद और संस्थान को लेकर कितना गंभीर है या नहीं। जैसा कि हमने आवेदन पढ़ा कि हम जो है अपने पद को लेकर या उस संस्था को लेकर कितने सीरियस हैं। नियोक्ता को योग्य उम्मीदवार की तलाश तो होती ही है, वह यह अपेक्षा भी रखता है कि चयन के बाद वह नौकरी में कम से कम कुछ वर्षों तक अवश्य टिके। आवेदन पत्र से बहुत कुछ इन बातों का भी आभास नियोक्ता को मिल जाता है कि यह आदमी कितने दिन जो है जॉब पर टिकेगा। चाचा जी, आवेदन पत्र तो हम लोग स्कूल के जमाने से ही लिखते रहे हैं। क्या नौकरी के आवेदन पत्र अपने स्वरूप में अन्य आवेदन पत्रों से भिन्न होते हैं? आवेदन का ढांचा या स्वरूप तो वैसा ही होता है जैसे अन्य दूसरे आवेदन पत्रों का होता है, लेकिन इसका उद्देश्य अलग होता है। पद के लिए अपनी योग्यता गंभीरता के प्रति नियोक्ता का विश्वास जगाना। उद्देश्य की भिन्नता की वजह से इसकी विषय वस्तु अन्य आवेदन पत्रों से भिन्न होती है। चाचा जी, फिर आप यह भी बताएं कि विषय वस्तु के अंतर्गत क्या होगा और हम उसे आकार कैसे देंगे। बेटे, इस प्रकार के आवेदन पत्रों की विषय वस्तु के मुख्यतः 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा भूमिका का होता है, जिसमें उम्मीदवार विज्ञापन और विज्ञप्ति का सहारा पद का हवाला देते हुए अपनी उम्मीदवारी की इच्छा प्रकट करता है। दूसरे खंड में उम्मीदवार यह बताता है कि वह विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में किस प्रकार सक्षम है। तीसरे खंड में उम्मीदवार पद और संस्थान के प्रति अपनी गंभीरता और अभिरुचि को व्यक्त करता है। चौथा खंड उपसंहार यानी आवेदन पत्र की विषय वस्तु के औपचारिक
समापन के लिए होता है। नरेश को चाचा जी की बातें तो समझ में आ रही थी, मगर एक शंका भी थी। उसने पूछा, तीसरे खंड के बारे में अभी भी आपने बताया कि इसमें उम्मीदवार पद और संस्थान के बारे में अपनी गंभीरता को अभिव्यक्त करता है, तो यह बात पूरे तौर पर साफ नहीं हुई। चाचा जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, नरेंद्र, जिस प्रकार नियोक्ता अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनता है, उसी प्रकार उम्मीदवार को भी नियोक्ता का संस्थान पसंद आना चाहिए। तभी उम्मीदवार के लंबे समय तक टिकने की संभावना रहती है। जब उम्मीदवार पद और संस्थान को लेकर गंभीर होता है, तो वह उसके बारे में जानकारियां हासिल करता है और यह तय करता है कि वे उसके सपनों और भावी योजनाओं के अनुरूप हों हैं या नहीं। अगर उम्मीदवार ने जानकारी जुटाने के बाद संस्थान को अपनी इच्छाओं के अनुरूप पाया है, तो आवेदन पत्र में इसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। नियोक्ता पर इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। चाचा जी, अभी तक तो मैं विज्ञापन के जवाब में केवल सवृत ही भेजा करता था, मगर अब मैं सवृत को आवेदन पत्र के साथ संलग्न भेजा करूंगा। चाचा जी बोल पड़े, फिर शुभ कार्य में देर किस बात की? फिर वे अखबार के पन्ने पलटते हुए बोले, मैंने इसमें तुम्हारे लिए अभी अभी एक विज्ञापन देखा है। इंडिया केमिकल लिमिटेड को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। तुम इसके लिए आवेदन पत्र तैयार क्यों नहीं करते? आवेदन होगा और इस बात की परीक्षा भी हो जाएगी कि अभी अभी तुमने तैयार हुआ, तो चाचा जी पड़ोस के ही जब आवेदन पत्र तैयार होता है, तो चाचा जी पड़ोस से वापस आ चुके थे। उन्होंने आवेदन पत्र को पढ़ा और गहरी सांस खींचते हुए कहा, वैसे तो मैं कंपनी के मानव संसाधन विकास के महाप्रबंधक को अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम यह पद अपनी योग्यता के बस बल पर हासिल कर सकोगे। 2 महीने बाद मुंबई के मुंबई में चाचा जी के फ्लैट की घंटी बजी। दरवाजा खोलने के बाद चाचा जी ने नरेंद्र को दरवाजे पर खड़ा पाया। हाथ में मिठाई का डब्बा और गरम सूट का एक पैकेट था। दोनों की नजरें मिली। नरेंद्र ने चाचा जी के पैर छुए और चाचा जी ने बधाई देते हुए उसे गले से लगा लिया। तो ये था बेटा हमारा सबरित लेसन और जो है आवेदन पत्र। तो बच्चों ध्यान देंगे, क्योंकि आपको इसकी भविष्य में भी जरूरत पड़ेगी। जो आपका सफरित है, रिज्यूम है, वो किस प्रकार का हो, और उसके साथ जो है आप जो है आवेदन पत्र भी संलग्न करें। जैसा कि उन्होंने नरेंद्र और उसके चाचा जी के जो है माध्यम से समझाया है कि एक अच्छा सफरित ही जो है आपके चुनाव का आधा काम समाप्त कर देता है। कि जो हमारा रिज्यूम है उसको देखते ही जो है हमारी पर्सनैलिटी का, हमारी क्वालिटी का जो है आधा हिस्सा पता लग जाता है। तो समृद्ध की जो विशेषताएं जो है बताई गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस पाठ से आप कम से कम 20 क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के जो है तैयार करेंगे। तो यही है आज का गृह कार्य। धन्यवाद बच्चों। आज का जो लेसन है हमारा यही समाप्त होता है।